आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट इस चैप्टर के विषय में पढ़ेंगे, जो कि पॉलिटिकल साइंस की बुक का 5वां चैप्टर है। इस चैप्टर का नए सिलेबस के अनुसार जो नाम है वो लोकतांत्रिक पुनरुत्थान है। आज हम इस वीडियो का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। इसमें देखेंगे देश में किस प्रकार से इमरजेंसी लगती है, कैसे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है और किस प्रकार से 3 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवहेलना करके एक नए न्यायाधीश A.N. रे को जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं वीडियो में कैसे क्या है। सबसे पहले हम आर्थिक संदर्भ देखेंगे। हमें पता है कि 1971 में जो है देश में चुनाव होते हैं, कांग्रेस चुनाव करवाती है, जिसमें कांग्रेस की क्या होती है, जीत होती है, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी द्वारा देश में गरीबी हटाओ का नारा लगाया जाता है। इस समय 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और यह युद्ध पाकिस्तान और भारत के बीच बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए किया जाता है। उस समय पाकिस्तान के कब्ज़े में बांग्लादेश था। बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा था कि वह बांग्लादेश की मुख्य भाषा उर्दू बनाए, यानी कि वहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा वो किसको बनाए, उर्दू को बनाए। लेकिन बांग्लादेश के जो नेता थे और वहाँ के जो लोग थे वो इस बात को कतई ही मानने से इनकार कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश की भाषा उर्दू बने। वह उनकी संस्कृति बांग्ला थी, तो वो बांग्ला भाषा को ही अपनी राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे, परंतु पाकिस्तान द्वारा उन पर बोझ या दबाव डाला जा रहा था कि वो उर्दू भाषा को वहाँ की राष्ट्रीय भाषा बनाए, जिसकी वजह से बांग्लादेश के नेताओं द्वारा भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से सहायता मांगी जाती है, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध होता है तो भारत के समस्त साधनों को सैन्य शक्ति पर लगाना पड़ता है, जिससे भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ गया था। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आ जाते हैं। भारत ने पाकिस्तान को इस युद्ध में करारी हार दी थी, जिसके कारण अमेरिका ने भारत को हर प्रकार की सहायता देने से मना कर दिया था या बंद कर दिया था। अब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतें बढ़ गई और तेल की कीमत बढ़ने से क्या हुआ, जो अन्य जो चीज़ें थी उनकी कीमत में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई थी। देश में औद्योगिक विकास की दर काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण देश में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है। इस स्थिति से ग्रामीण इलाके भी नहीं बच पाए थे और ग्रामीणों में भी यह बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन को रोक लिया जाता है, जिससे कर्मचारियों के बीच में असंतोष फैल गया। 1972 और 73 में देश में मानसून भी असफल रहता है। मानसून की असफलता के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में कमी हो जाती है और लगभग यह कमी जो है 8% नीचे हो गई थी। कृषि की पैदावार भी गिर गई, जिससे पूरे देश में असंतोष फैला गया और इस असंतोष का विपक्षी पार्टियों ने लाभ उठाया और जन विरोध की अगुवाई शुरू कर दी। आगे देखते हैं। गुजरात और बिहार में आंदोलन। 1974 में गुजरात के छात्रों द्वारा आंदोलन कर दिया जाता है और यह आंदोलन खाद्यान्न, तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमत के कारण था। उच्च पदों पर लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भी यह आंदोलन किया गया था। अब इस आंदोलन के साथ राजनीतिक पार्टियां भी जुड़ गई थी। वो इस मौके को किसी भी हालत में नहीं जाने देना चाहती थी और अब गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान मोरारजी देसाई और अन्य बड़े नेताओं द्वारा हड़तालें की जाती है। मोरारजी देसाई द्वारा अनियमितकालीन भूख हड़ताल चालू कर दी जाती है और 1975 में गुजरात में नए चुनाव कराए जाते हैं और इन चुनावों के कारण 1974 में कांग्रेस की हार हो जाती है गुजरात में और एक विपक्षी पार्टी नई सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। अब 1974 में ही मार्च के महीने में बिहार में भी एक आंदोलन शुरू होता है और अब की बार जो आंदोलन शुरू किया जाता है वो छात्रों के द्वारा किया जाता है और ये छात्रों द्वारा जो आंदोलन शुरू किया जाता है
उसकी कई सारी वजह थी। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि कोई आंदोलन जो शुरू होता है उसके पीछे क्या क्या वजह होती है। बेरोजगारी होती है सबसे पहले वजह, छात्रों के बीच में या युवाओं के बीच में। दूसरा भ्रष्टाचार होता है, उसकी वजह। तीसरा उस समय जो खाद्यान्न की कमी थी, यानी कि जो भोजन की कमी थी वो। तीसरा लगातार कीमतों में वृद्धि होती जा रही थी। तो ये सारी वजह थी उस समय आंदोलन के शुरू होने के, जो बिहार में छात्रों द्वारा शुरू किया गया था आंदोलन। आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए छात्रों द्वारा जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा जाता है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। वो उस निमंत्रण को मान लेते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ एक शर्त रख देते हैं। और वो शर्त ये क्या रखते हैं, वो कहते हैं कि ये जो आंदोलन होगा केवल बिहार तक सीमित नहीं होगा, बिहार के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी ये आंदोलन फैलाया जाएगा। इस आंदोलन में जीवन के हर क्षेत्र से लोग शामिल हो गए थे। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, या बोल सकते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, और कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जाने लगी हर चारों तरफ से। जयप्रकाश नारायण के साथ रेलवे के कर्मचारी भी उनकी इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हो जाते हैं। 1975 में जेपी ने संसद मार्च का नेतृत्व किया। इस समय तक भारत में, या कह सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में, अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं की गई थी जितनी बड़ी जयप्रकाश नारायण ने की थी। इस आंदोलन के साथ विपक्षी पार्टियां भी जुड़ जाती है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को तो केवल एक मौका चाहिए होता है अपनी सरकार बनाने के लिए। तो उनको अब लगने लगा था उनके पास एक ये मौका आ चुका है जिसके कारण वो कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। तो विपक्षी पार्टियां भी इस आंदोलन में क्या होती है, जुड़ जाती है। उन्होंने, या विपक्षी पार्टियों ने जेपी को, जयप्रकाश नारायण यानी कि को, इंदिरा गांधी का विकल्प बताना शुरू कर दिया। और इन दोनों आंदोलन के द्वारा कांग्रेस को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये दो आंदोलन थे ये कांग्रेस विरोधी आंदोलन थे, क्योंकि उस समय जो सत्ता थी वो कांग्रेस के पास थी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इकट्ठे हुए थे। वैसे तो ये जो चित्र है ये भारत का नहीं है, बाहर का है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए इस चित्र को आपके सामने लगाया गया है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आगे चलते हैं। अब आता है न्यायपालिका के साथ संघर्ष। 1974 के दौर में सरकार के न्यायपालिका के साथ मतभेद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मतभेद, तनातनी हो जाती है। और ये जो मतभेद हुए थे इसमें 3 संवैधानिक मसले उठे थे। इस मतभेद के कारण ये लिखा 3 संवैधानिक मसले, ठीक है। तो पहले क्या था कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है, जिसके जवाब में न्यायपालिका ने कहा कि संसद ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, यानी कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। दूसरा मसला संपत्ति के अधिकार को हटाने या उसमें काट-छांट को लेकर था, जिस पर न्यायपालिका ने कहा कि संसद ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती जिससे मौलिक अधिकारों में क्या हो, कटौती हो। ये जो संपत्ति का अधिकार था उस समय हमारे मौलिक अधिकारों के 19 जो मौलिक अधिकार है उसके भाग एफ में आता है। किस में आता है, भाग एफ में आता है। संसद ने संविधान में, तीसरा जो मुद्दा था वो क्या था, संसद ने संविधान में संशोधन किया, लेकिन संसद इसके बावजूद भी क्या कर लेती है, संविधान में संशोधन करती है। और वो कहती है कि वो ऐसा नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए, क्या, नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए कर रही है। लेकिन इस पर न्यायपालिका ने भी रोक लगा दी थी, यानी कि इस पर भी न्यायपालिका ने क्या लगा दी, रोक लगा दी, जिससे सरकार और न्यायपालिका के बीच क्या हो जाती है, तनातनी होती है, यानी कि मतभेद उत्पन्न हो जाता है। फिर बाद में केशवानंद भारती के मुकदमे के बाद, यानी कि 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती का जो फैसला आता है, कब आता है, 24 अप्रैल 1973 में आता है। कब आता है, 1973 में। इस केशवानंद भारती का जो केस था उसका फैसला आता है। अब वैसे केशवानंद भारती फैसला क्या था, केशवानंद भारती केस क्या था, केशवानंद भारती केस वो था, इसमें क्या कहा गया था कि सरकार और राज्य सरकार देश के लोगों में
जो आर्थिक गैर बराबरी है उसको कम करने के लिए देश की जो सरकार थी या राज्यों की सरकार थी, केरल की जो सरकार थी, क्योंकि जो केशवानंद भारती केस था वो पहले जो है केरल से उठा था, तो केरल की जो सरकार थी वो मठों और ज़मींदारों, मठों यानी कि जो कह सकते हैं जो धार्मिक जो अनुसंधान वगैरह जो गुरु वगैरह होते हैं, उनकी ज़मींदारों को क्या, उनकी ज़मीनों को क्या कर रही थी, अधिकृत कर रही थी। कौन? सरकार। तो इसके विरोध में केशवानंद भारती, कौन? केशवानंद भारती उस समय जो केरल की जो हाई कोर्ट थी उसमें क्या है, अपील करते हैं, और इस अपील के माध्यम से बाद में ये केस कहाँ चले जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में जो है इस केस का फैसला यह आता है कि जो सरकार है वो किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, और वो ऐसे कोई कार्य नहीं कर सकती जिससे मौलिक अधिकारों के ढांचे में क्या है, बदलाव आए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये जो फैसला था ये मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था, और हम कह सकते, और ये जो है इतिहास में केशवानंद भारती को जो है मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। तो इस फिर आगे चलते हैं। फिर बाद में केशवानंद भारती के मुकदमे के बाद न्यायपालिका ने निर्णय सुनाया कि संसद इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे मौलिक अधिकारों के ढांचे में कोई बदलाव आए। इस फैसले के बाद इस फैसले का सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसका पद क्या होता है, खाली हो जाता है, और शुरू से ही सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अब खाली हो गया। तो शुरू से ही जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश था वो ऐसा व्यक्ति बनता था जो उम्र में सबसे बड़ा था, लेकिन सरकार द्वारा एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम था A.N. रे, उनको जो है मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है, जबकि इनसे पहले 3 व्यक्ति और थे जो इनसे ज़्यादा उम्र के थे। तो कायदे के अनुसार क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का क्या बनाया जाता है, न्यायाधीश बनाया जाता है, सुप्रीम न्यायाधीश बनाता है। जो भारत का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है वही होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है। तो लेकिन सरकार द्वारा क्या होता है, A.N. रे को क्या बनाया जाता है, न्यायाधीश बना दिया जाता है। उन 3 न्यायाधीशों को छोड़कर A.N. रे को क्या बनाया जाता है, मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। इसके विरोध में एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को ही क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये जो है, जो आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है A.N. रे की है, और ये जो आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये जो है हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली के अंदर है। अब आते इमरजेंसी। तो अब हम आपातकाल के बारे में बात करते हैं। 12 जून 1975 को इलाहाबाद की जो उच्च न्यायालय थी उसमें जो एक न्यायाधीश थे जिनका नाम क्या था, जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। अब ये जो निर्णय ये जो फैसला सुनाया गया था ये किसके लिए सुनाया गया था, ये एक समाजवादी नेता थे राज नारायण, जो उस समय इंदिरा गांधी के सामने खड़े हुए थे इलेक्शन में। तो हमेशा केवल वही व्यक्ति जो है कोर्ट में याचिका डाल सकता है चुनाव के मामले में जो व्यक्ति जीते हुए व्यक्ति के सामने खड़ा होता है। तो उस समय 1971 का जो चुनाव था, कब, 1971 का जो चुनाव था, तो उस समय इंदिरा गांधी के जो सामने खड़े हुए थे वो कौन थे, राज नारायण थे। तो इस कायदे के अनुसार वही जो है वही न्यायालय में अपील दाखिल कर सकते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि राज नारायण ने यह इंदिरा गांधी के ऊपर यह आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों की सेवा का प्रयोग किया है। कायदे के अनुसार चुनावों में आप सरकारी कर्मचारियों का प्रयोग अपने लिए नहीं कर सकते चुनावों के दौरान, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी के जो निर्वाचन था, जो इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन था उसको अवैध घोषित कर दिया गया था। लेकिन 24 जून 1975, कब, 24 जून 1975 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को क्या कर दिया, बदल दिया। क्योंकि भाई सर्वोच्च न्यायालय में तो उनका खुद का आदमी बैठा हुआ था, किनका, इंदिरा गांधी का। कौन, आपको पता है 1970 वो कहते हैं 3 बंदों को छोड़कर एक बंदा लगाया गया था या बनाया गया था मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम क्या था, A.N. रे। तो उनकी ही जो है चलती थी। वैसे भी क्या होता है, जिसकी सरकार बनी होती है तो उसी की जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चलती है।
ये होता है। तो इंदिरा गांधी संसद, और उन्होंने क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि इंदिरा गांधी संसद बनी रहेगी लेकिन वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती। इसके बाद देखते हैं हम आगे। इसके बाद आता है अब जयप्रकाश नारायण और विपक्षी दल द्वारा इस्तीफे की मांग की जाती है, किसके? इंदिरा गांधी की। होता क्या है, इस समय तक जो ये जो सारी प्रक्रिया है इसके द्वारा क्या होता है, एक राजनीतिक संघर्ष के लिए जो विपक्षी दल था उनके लिए एक मैदान तैयार हो जाता है। तो जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दल, कौन? विपक्षी दल द्वारा इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग कर दी जाती है। वो इंदिरा गांधी पर क्या डालते हैं? दबाव डालते हैं। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में, कहाँ? दिल्ली के रामलीला मैदान में 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण द्वारा एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा कर दी जाती है। जेपी ने पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से कहा कि वह सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन ना करे। अब सरकारी कामकाज के ठप होने का जो है डर इंदिरा गांधी को लगने लगता है, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी 25 जून 1975 को ही आपातकाल की घोषणा कर देती है। किसकी घोषणा कर देती है? आपातकाल की घोषणा कर देती है। और आपातकाल की जो घोषणा की गई थी वो आर्टिकल 352, क्या? आर्टिकल 352 के तहत की गई थी। इस आर्टिकल के अनुसार देश में जो है आपातकाल लगाया जा सकता है आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। तो देश में पहली बार आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर 1975 में इमरजेंसी लगाई जाती है। आपातकाल घोषणा के कारण लोगों के मौलिक अधिकार भी निरस्त हो जाते हैं। कई बड़े विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी राज्यों की शक्तियां केंद्र के हाथों में आ जाती है जब आपातकाल लगता है। इस प्रकार शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यावहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो गया था, क्योंकि जो हमारा जो संविधान है उस संविधान के अनुसार शक्तियों का क्या किया जाता है? बंटवारा। पहले केंद्र के पास होती है, उसके बाद शक्तियाँ नीचे बढ़ती चलती है, फिर राज्यों के बाद राज्य के बाद पंचायत वगैरह, ऐसे इस प्रकार से शक्तियाँ जो है ऊपर से निचले क्रम में बढ़ती चलती है। तो इस प्रकार से जो संघीय ढांचा था वो पूरी तरह से क्या हो गया? निष्प्रभावी हो गया। आधी रात के बाद जो सभी बड़े जो अखबार थे उनके दफ्तरों की बिजली क्या कर दी गई? गुल कर दी गई, बिजली काट ली गई। इस समय देश के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? उस समय जो देश के जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। ये देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। आपातकाल के कारण हड़तालों पर रोक लगा दी गई, क्योंकि आपातकाल लग गया था, अब कोई भी व्यक्ति हड़ताल नहीं कर सकता था। प्रेस की आज़ादी थी, उसको भी क्या कर लिया गया? छीन लिया। छापने के लिए जो है सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, जिसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। जब कोई अखबार सरकार से अनुमति लेकर खबर को छापता है तो इसे सेंसरशिप कहते हैं। तो सरकार ने साथ ही साथ बड़े बड़े जो संगठन थे जैसे कि आरएसएस और जमात इस्लामी, इन पर रोक लगा दी। बड़े बड़े नेताओं को नज़रबंदी कर दिया गया। नज़रबंदी के तहत उनकी पकड़ धकड़ की जाने लगी और व्यक्ति को अपराध करने की आशंका में भी क्या किया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाने लगा। इस समय गिरफ्तार लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे। अगर किसी व्यक्ति को जब कभी पकड़ लिया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के आधार पर वो न्यायालय के सामने पेश होता है 24 घंटे के भीतर। तो ये उस विषय में बात कर रहा है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को किसी न्यायालय में क्या नहीं दे सकता था? चुनौती नहीं दे सकता था। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे जो बड़े अखबार थे उन्होंने इस सेंसरशिप का क्या किया? विरोध किया। और सेंसरशिप का जब विरोध किया था, जब कभी सरकार किसी खबर को छापने के लिए मना कर देती थी तो ये जो दो अखबार थे, कौन? इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन, ये अखबार अपने अखबार के अंदर एक कॉलम खाली छोड़ दिया करते थे, जिससे कि जनता को पता लग सके कि सरकार ने किसी न्यूज़ को छापने से क्या कराए? मना कराए। और इसी दौरान जो कई बड़े बड़े नामी गिरामी जो लोग थे या लेखक थे, उन्होंने अपनी पदवियों को सरकार को देना चालू कर दिया था। फिर होता क्या है कि इंदिरा गांधी के जो मसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला सुनाया जाता है
इस फैसले के कारण सरकार द्वारा जो है 42वां संविधान संशोधन किया जाता है। कब? 1976 में। और इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को किसी भी अदालत में कभी चुनौती नहीं दी जा सकती। यह संशोधन आपातकाल के दौरान हुआ था। इसमें एक बदलाव और यह किया गया था कि देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया था। ये इमरजेंसी के विषय में बताया गया, तो उसमें कौन कौन से जो नेता जिनको गिरफ्तार किया गया था यहाँ पर बताया गया। जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अडवाणी, और ये अशोक मेहता और वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। प्लीज़ वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। साथ ही साथ मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।